हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। चलो, आज हम लोग वेक्टर पार्ट 2 पढ़ेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। जब वेक्टर का हमने पार्ट 1 पढ़ा है तो वेक्टर पार्ट 1 में वेक्टर्स, बेसिक टाइप्स और लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया मैंने, जिसमें आपको पढ़ाया ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। इतना हमने लास्ट वेक्टर के चैप्टर में कंप्लीट किया था। इस वीडियो को देखने से पहले वेक्टर पार्ट 1 जरूर देख लेना, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक बात, आज की क्लास में रिजोल्यूशन हम 2D, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D और रिजोल्यूशन का एग्जाम्पल कि वर्किंग ऑफ अ मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कैसे होता है, यहाँ तक जाएंगे। तो आज की क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना, रिजोल्यूशन का मीन क्या होता है, किसे कहते हैं वेक्टर को रिजॉल्व करना। किसी भी पॉइंट को आप रिजॉल्व करोगे तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर्स सच दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट शोज द गिवन वेक्टर। मीन टू से, अगर आप किसी वेक्टर को 2 या 3 या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हो तो इस तरीके से रिजॉल्व हो कि उसका जितने भी रेजोल्यूशंस हैं, मीन जितने पार्ट्स में आपने उसको रिजॉल्व किया, उन सबको अगर मैं कंबाइन करूं तो मुझे वो गिवन वेक्टर मिल जाए। ठीक है, रिजोल्यूशन का बेसिक मीन समझ आ गया। अच्छा, बेसिक मीन, इससे पहले मैं आपको बेस वेक्टर्स के बारे में बताऊंगा कि बेस वेक्टर्स क्या होते हैं, या इनको मैं कहूँगा यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर ट्राइड, या मैं इसको और कह सकता हूँ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। इनके ये नाम होते हैं, ये केवल आपको समझना है। ये बेसिक नाम है, इन पे ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना तुम कुछ कर सकते हो। बेस वेक्टर, यूनिट वेक्टर ट्राइड और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं? जब भी आप वेक्टर को एक्सिस में रिजॉल्व करते हो, कोई भी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, किसी भी वेक्टर को जब आप एक्सिस में रोटेट करोगे तो आपको एक्स एक्सिस में देना पड़ेगा आई कैप, वाई एक्सिस में देना पड़ेगा जे कैप और जेड एक्सिस में देना पड़ेगा के कैप। ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप आया, इनको बोलते हैं बेटा बेस वेक्टर्स या यूनिट वेक्टर ट्राइड। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड उसका 1 होगा। तो चाहे आई कैप कहो या जे कैप कहो या के कैप कहो, इनका मॉडुलस कितना होगा? 1 होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। ये बात आपको समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा, क्योंकि ये एक्सिस में, लेकिन रटना है आज के बाद, इसे मैं भी कुछ कर नहीं सकता। इसे आपको सीधा याद करना है कि आपको एक्स एक्सिस में क्या मिलेगा? आई कैप। वाई एक्सिस में क्या आपको लगाना है? जे कैप। और जेड एक्सिस के साथ कौन सी डायरेक्शन के साथ ले जाना है? यूनिट वेक्टर के कैप। यूनिट वेक्टर में पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड 1, और इनका क्या रोल होता है ये हमने पीछे सीख रखा। इनको बेटा हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहते हैं। ये बेस वेक्टर की बात है। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं। अब हम लोग वेक्टर को 2D और 3D में रिजॉल्व करेंगे। मीन 2 डायमेंशनली वेक्टर को रिजॉल्व करना है और 3 डायमेंशनली रिजॉल्व करना है। तो 2 डायमेंशन में हमको पढ़ना होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व करते हो, ये चीज हमको बतानी है। मान लो ये कोई ओपी वेक्टर है आपके पास, ओ से पी तक मान लिया हमने, मैग्नीट्यूड इसका ए है, तो ए वेक्टर ये लगा हुआ है ओ से पी तक। ठीक है, मैंने इसकी 2 लाइंस खींची, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की एक्स एक्सिस पे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की वाई एक्सिस पे। कहानी समझ लेना, हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है कोई हमारा वेक्टर। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई वेक्टर आपने ओपी लिया, अब आपने ओपी कहीं भी रख दिया, मुझे नहीं पता था, तो 2 रेफरेंस लाइन हमने मान लिया कि एक एक्स के लिए रेफरेंस लाइन आ गई, दूसरी वाई के लिए रेफरेंस लाइन आ गई।
तो x के लिए रेफरेंस लाइन ये आ गई, y के लिए रेफरेंस लाइन ये आ गई, और ये x के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस a के दो कंपोनेंट्स निकल के आ गए, एक ax वेक्टर आ गया निकल के, दूसरा ay वेक्टर निकल के आ गया। ax को मैंने क्या बोला, ax i कैप, ay को मैंने क्या बोला, ay j कैप। ये अभी मैं पीछे बता चुका हूं कि x एक्सिस के साथ आपका i कैप लगेगा, y एक्सिस के साथ आपका j कैप लगेगा। तो ax वेक्टर को आपने क्या बोला, ax i कैप, ay वेक्टर को आपने क्या बोला, ay j कैप। चलो y वेक्टर इधर जा रहा है तो यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, m कह लिया, क्योंकि ये अप्रॉक्स इसके इक्वल था, इसको हमने n कह लिया। ठीक, तो ट्राइंगल देखो POM, इन ट्राइंगल POM यूजिंग ट्राइंगल लॉ, देखो कितने बढ़िया तरीके से सीखेंगे इसको। एक एक चीज समझ लेना, एक एक बात समझ आएगी। अगर मैं ट्राइंगल लॉ यूज करूं तो OP वेक्टर इक्वल मुझे क्या दिख रहा है बताओ, बोलो। OP इक्वल मिलेगा OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर मिलेगा। तो हमने इसको बोल दिया OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। MP किसके इक्वल है, ON के। साफ साफ दिख रहा है, बिकॉज MP वेक्टर हमारा इक्वल है ON वेक्टर के। तो मैं OP वेक्टर इक्वल क्या लिख सकता हूं, OM वेक्टर प्लस ON वेक्टर। OP वेक्टर इज व्हाट, A वेक्टर। OM वेक्टर क्या है, AX वेक्टर। ON वेक्टर क्या है, AY वेक्टर। अब देखो क्या मैंने रिजोल्यूशन की यही डेफिनेशन पढ़ाई थी, द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर सच दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट शोज द गिवन वेक्टर। तो आपने A वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक किया, AX और AY, और लास्ट में इनका कंबाइंड इफेक्ट आपके वेक्टर को दे रहा है। मजा आया, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट समझ आया। अच्छा, अगर आ गया तो इसके बारे में और पढ़ते। तो A वेक्टर हमें मिलेगा AX i कैप प्लस AY j कैप। बट समझ आ रहा होगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा और बातें नहीं करनी। इसी ट्राइंगल में मान लो मुझे AX निकालना है और AY के मैग्नीट्यूड्स चाहिए, वैल्यूज चाहिए कि हम क्या निकाल सकते हैं। तो अगर मैं cos थीटा लगाऊं, साफ साफ देखो, क्या AX अपॉन A दिखेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैग्नीट्यूड की बात है तो ना तो मैं वेक्टर लगाऊंगा ना मॉड लगाऊंगा। तो AX मेरे पास क्या आ गया, A cos थीटा। अगर मैं साइन थीटा लगाऊं तो क्या दिख रहा है, AY अपॉन A दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो AY मुझे क्या दिख रहा है, A साइन थीटा। बन गई बात। इसको आप बोलते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, और इसको बोलते हो वर्टिकल कंपोनेंट। तो किसी भी वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है। कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट AX इक्वल क्या आया, A cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट AY इक्वल क्या आया, A sin थीटा। तो बेसिकली बेटा यहाँ पे आप कैसे बता पाओगे कि हॉरिजॉन्टल क्या है और वर्टिकल क्या है। एक देसी भाषा में चीज़ रटो, कोई भी वेक्टर है जिसके साथ थीटा मैंने लगा दिया, वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर कर लिया जाता है। और जो थीटा से बाहर वाला है, थीटा से दूसरा कंपोनेंट होता है, वो उसका वर्टिकल कंपोनेंट मान लिया जाता है। ठीक है, थीटा से जो लगा हुआ है दैट इज कॉस कंपोनेंट, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। थीटा से दूर वाला साइन कंपोनेंट, उसको आप वर्टिकल कंपोनेंट कहोगे। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर मैं निकालूं कि ए का मैग्नीट्यूड मैं कंपोनेंट्स की टर्म में कैसे बता सकता हूं, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अच्छा, 2 ऐसा वाला लिखना है, चलो ऐसा वाला लिख लो क्योंकि वहाँ ऐसा लिख दिया था। AX स्क्वायर
प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल क्या दिखेगा, ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर और बाहर लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना होता है, 1 होता है। तो ए स्क्वायर आपको कितना मिल गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए कितना आ गया, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बढ़िया फार्मूला है। अगर कोई वेक्टर है उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे तो आप इस फार्मूले से उसको निकालोगे कि मान लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 है, वर्टिकल कंपोनेंट 5 है, वेक्टर बताओ, तो ए इक्वल अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है। डायरेक्शन के लिए अगर मैं tan थीटा निकाल दूं सीधा, तो tan थीटा मुझे क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट बताओ, ए वाई अपॉन ए एक्स। ना मैं कुछ बोलूँगा ना तुम कुछ बोलोगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर में कौन है, ए वाई है, बेस में कौन है, ए एक्स है। तो आपने सीधा सीधा मुझे tan थीटा बता दिया कि ए वाई अपॉन ए एक्स आ गया। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट समझ आ गए, पूरी बात बताओ, बिल्कुल क्लियर। अच्छा ठीक, इसको नोट करो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करते रहना बेटा। मैं कई बार अपने हर वीडियो हर लेक्चर में आपको एक ही बात बताता हूँ कि फिजिक्स में नोट्स ज़रूर बनाओ और अपने नोट्स बनाओ। दूसरों के नोट्स से समझ तो आ जाएगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा। अपने नोट्स में आपको ये पता होगा मैंने यहाँ डायरेक्शन लगाया था तो क्यों लगाया था। ठीक है, तो आप लेक्चर्स देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, प्रॉपर चीज़ें आपकी मेंटेन हो जाएंगी। चलो जी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का ही आपके पास एग्जांपल आता है कि वॉकिंग ऑफ अ मैन इज एन एग्जांपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। मैन के साथ वुमेन भी हो सकती है भाई, लड़कियां पढ़ रही हो तो मैन ही अकेले थोड़ी चलेगा, वुमेन भी चलेगी, लड़की भी चलती है। तो चाहे मैन हो वुमेन हो, मैंने मैन इसलिए बोल दिया, स्पेलिंग छोटी है, लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन कई बार आपके यूटीज़ में आएगा, हाफ ईयरली में आएगा 11th में, कि एक्सप्लेन करो कि जब मैन चलता है तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को ही एक्सप्लेन करता है। तो चलो मैं एक क्वेश्चन या हेडिंग डाल लेते हैं सीधे सीधे, वॉकिंग ऑफ अ मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ resolution of 2 forces। ठीक, अच्छी चीज है भाई, टॉपिक अच्छा है, इस पे कंसंट्रेट कर लेना, मजा आने वाला है। कभी चले हो, सब चलते हो, लेकिन कभी तुमने चलते टाइम में ध्यान नहीं दिया। चलते सब हो, चलते टाइम में ध्यान नहीं दिया, चलते कैसे हो। चलो अच्छा, तुम्हारे सामने मैं चल के दिखाता हूँ, ये देखो चल रहा हूँ। एक खासियत देखी, अगर ये अर्थ है जिस लाइन पे तुम चल लो, जरूरी धरती पे चल लो, पुल पे चल लो, कहीं भी चल लो, कभी भी आप चलते हो तो अगला पैर जब रखते हो तो तुम्हारे पिछले पाँव की एड़ी जरूर उठ जाती है चलते टाइम में। चल के देख लेना, लेक्चर देखते टाइम में चल के पढ़ना। मतलब अगर आप चले, ये देखो मैं तो चला तो मेरे तो पैर की एड़ी उठ गई, दोनों पैर ऐसे यार कैसे रख दूंगा, अगर रुकना होगा तो रख दूंगा। ये देखो चलना ही होगा तो इसकी एड़ी उठेगी, फिर इसकी एड़ी ऐसे उठा दूंगा। तो अगर इस डायग्राम को बनाऊं कि एक आगे का पैर बिल्कुल रखा हुआ, दूसरे की एड़ी उठी हुई, तो देखो कैसे बनेगा भाई। देखो मेरी यार ड्राइंग बड़ी खराब है। ये देखो एक पैर तो मैंने सीधा बना दिया, दूसरे पैर का पंजा रखा हुआ बना दिया, और एड़ी थोड़ी सी उठी हुई बना दी। मान लो लकवा लग गया यार, तुम्हें तो समझने वाली बात है। ऐसे बनता है। तुम कहोगे सर इसको ज़मीन पे नहीं चला रहे यार, मान लो जूते पहन रखे, ऊंची वाली हील, है ना। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल कॉन्सेप्ट सही है। अगला पैर ऐसे रख दिया, पिछला थोड़ा सा उठा दिया, तो ये देखो ये आपका है स्लैंटेड फुट। जब स्लैंटेड फुट है तो कॉन्सेप्ट ये, मैं इसको रखूंगा तो एड़ी केवल उठाता नहीं हूं मैं, पंजे से जमीन में नीचे की तरफ फोर्स भी लगाता हूं नहीं लगाता। एक एक चीज समझो, यही लिखना है आपको। तो पंजे से जब आप फोर्स लगाते हो वो नीचे की डायरेक्शन में लगाते हो, अप्लाइड फोर्स आप बिल्कुल डाउनवर्ड लगाते हो। ये आपका स्लैंटेड फुट है, स्लैंटेड फुट।
भाई स्पेलिंग की बड़ी दिक्कत रहती है। अच्छा, अब देखो लगा दिया सर, यहाँ तक कर दे, यहाँ तक तो सबको पता था, कोई भी बता देगा। आपको पता है एक्शन का रिएक्शन भी लगता है न्यूटन के थर्ड लॉ से? लगता है, बिल्कुल लगता है। मैं खड़ा हूँ तो मेरी बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको मैं आर कहूँगा। तो अगर अब मैं इस रेफरेंस लाइन को आगे की तरफ कंसीडर करूँ तो ये देखो, अप्लाइड फोर्स ये नीचे को आया था, ये थीटा एंगल मान लो यहाँ पे, ये चीज, ये थीटा तो ये भी थीटा है ना। तो ये देखो इसकी रिएक्शन आर ऊपर जा रही होगी अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करने के लिए, खत्म करने के लिए। और अगर ये थीटा है तो ऑनेस्टली ये भी थीटा होगा। ये है रिएक्शन। रिएक्शन वर्ड थोड़ा नया लग रहा होगा, फ्रिक्शन वगैरह में और अच्छे से सीखोगे। यहाँ पे देखोगे न्यूटन के थर्ड लॉ ने भैया यही बताया था कि एक्शन का रिएक्शन लगता है, तुम्हारे पंजे ने नीचे की तरफ फोर्स लगाया तो उसका रिएक्शन तुमने ऊपर की तरफ मार दिया। अच्छा, ये थीटा लगा, ये आर, बड़े ध्यान से समझना। तो क्या इस आर को मैं दो कंपोनेंट में रोक सकता हूं? आर कॉस थीटा, और वर्टिकल वाले को मैं कह सकता हूं आर साइन थीटा। बिल्कुल कह दिया, मजा आ गया। बना लो, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी अदा कर लो। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा चलो, इतना बना के सर इस पे क्या कर दिया, अब आगे समझेंगे क्या हुआ। अब आएगी आपकी मेन समझ में बात। आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, दोनों बातें समझ आ रही हैं। जब तुम चले थे तो देखो बिल्कुल ऐसे चला हूं, ये देखो मेरा ये आगे का पैर ये है, पीछे का पैर ये, पंजा नीचे की तरफ एड़ी उठी हुई है। तो इस सिचुएशन पे मेरे पंजे ने नीचे की तरफ फोर्स लगाया था, उसको खत्म किया था आर रिएक्शन ने। तो इस आर रिएक्शन के दो कंपोनेंट बने, एक बना आर कॉस थीटा आगे की तरफ, दूसरा बना आर साइन थीटा। आर साइन थीटा हेल्प करता है बॉडी के वेट को बैलेंस करने के लिए। मान लो मैं आगे की तरफ चलता हूं तो मेरा जो आर साइन थीटा कंपोनेंट आया है वो मेरे वेट को बैलेंस करेगा। तुम में से किसी को भी अपना वेट महसूस नहीं होता होगा। पता लगा मैं अगर जितने किलो का हूं तो मुझे अपने उतने किलो का लगता थोड़ी है, चल रहा हूं मैं तो, है ना। तो वो कौन बैलेंस कर रहा है इस सिचुएशन में? आर साइन थीटा। एंड आर कॉस थीटा हेल्प्स द बॉडी टू मूव फॉरवर्ड। बॉडी को आगे की तरफ मूव कराने के लिए आर कॉस थीटा मदद करता है। तो बेटा बात को समझो, आपने जब चले आप तो आपके दो कंपोनेंट टूटे आपके रिएक्शन के, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा ने क्या किया? हेल्प किया आपको आगे चलने के लिए, और आर साइन थीटा ने क्या किया? आपके बॉडी के वेट को बैलेंस किया। तो देखो रिएक्शन आर के दो कंपोनेंट ब्रेक हो गए, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, और दोनों का यूज समझ आ गया। तो क्या ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का एग्जांपल है? बिल्कुल है। अब लिखोगे क्या पेपर में? जब भी कभी आए लिखने के लिए दोनों डायग्राम जरूर बनाना। कहानी तुम्हारी समझ में आ गई, कंपोनेंट्स को जरूर एक्सप्लेन कर देना कि आर साइन थीटा balances the weight of the body and r cos theta helps the body to move forward. Hence we can say a working of a man is perfect example of resolution of two forces. ठीक है, तो दो का काम समझ में आ गया। अब इसको हम 3D में पढ़ेंगे। इसको बनाना है तो नोट कर लो, वैसे पूरी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके बेटा, चलो 3D पढ़ते हैं। आज हम लोग रिजोल्यूशन का पूरा काम खत्म करेंगे। 3 डायमेंशनली आप वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हो। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D या वेक्टर इन 3D पढ़ लेते हैं। ठीक, 3D के लिए मैं सबसे पहले एक 3D डायग्राम ही बना देता हूं, और नीचे से बनाऊं, नहीं तो रोना धोना शुरू कर दोगे सर डायग्राम नहीं दिखा। ये देखो, ये तो खूब बनाया होगा ना। हाँ यही तो बनाया है। लो भैया, बना के अभी जब चेंज करूंगा तब तुमको पता चलेगा। ये O पॉइंट है, ये इसकी x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये z एक्सिस। ठीक, अच्छा जी। अब एक काम करता हूँ मैं, इसको ना डॉटेड डॉटेड खेल लेता हूँ, ऐसे वाला। हाँ अब अच्छा लगा होगा। ये देखो, ये डॉटेड डॉटेड खेल लिया, डायग्राम बढ़िया लगेगा। एक एक पॉइंट समझो आप किस तरीके से बनाओगे।
ठीक है, इनकी चलो कोई यूज़ नहीं है। मान लो एक ओपी वेक्टर है, ये देखो ये ओपी वेक्टर है, एक ए वेक्टर है ओपी, ठीक है। इस ए वेक्टर के कितने कंपोनेंट बने? 3, क्योंकि आप 3D पढ़ रहे हो। AX, AY और AZ। AX आपका इधर है, AY इधर है, AZ इधर है। ये जो ए वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है, और जेड एक्सिस के साथ एक को चलो थोड़ा सा और ऊपर ले लो, गामा एंगल बनाता है। अगर आप वाई ऊपर ले लो तो बीटा उधर बनेगा, गामा इधर बनेगा। अल्फा बीटा गामा 3 एंगल मैंने तीनों एक्सिस के साथ मार्क कर दिया, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन कर लो, काम आने वाला है ये, और इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये भी अभी काम आएगा तुम्हारे, क्योंकि मैं ये जब पैरेललोग्राम कंसीडर करूँगा इनके नाम दे दो भाई। ओ हो गया, पी हो गया, इसको कह लो क्यू, इसको कह लो आर, इसको कह लो एस, इसको कह लो टी। इसके अलावा काम नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। तो सबसे पहले 2-3 बातें मैं जरूरी लिख दूं। ए एक्स वेक्टर आपका ए एक्स आई कैप है, ए वाई वेक्टर आपका ए वाई जे कैप है, और ए जेड वेक्टर आपका ए जेड के कैप है। ये तीनों बात समझ आ गई, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे हिसाब से कि आपको ये तीनों बातें समझ आ रही होंगी, ए एक्स ए वाई ए जेड। अब देखो मैं ट्राइंगल लॉ यूज़ करता हूँ, यूजिंग ट्राइंगल लॉ। थोड़ा जल्दीबाजी अगर हो जाती हो तो बेटा आप लोग बता दिया करना कि सर थोड़ा तेज पढ़ा देता हूँ मैं, ऐसा कभी कभी मुझे लगता है। देखो ओ पी वेक्टर क्या आएगा, ओ पी टी में ओ पी टी ट्राइंगल ले रहा हूँ, तो ओ पी वेक्टर मुझे जो दिखेगा ओ टी वेक्टर प्लस टी पी वेक्टर, सही है। ओ पी टी ट्राइंगल में ओ पी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ टी वेक्टर प्लस टी पी वेक्टर। देख लो, एक एक चीज समझ लेना। अच्छा, ये वाला ट्राइंगल देखो, ओ आर टी। नाउ ओ टी वेक्टर क्या आएगा, ओ टी को मैं क्या लिख सकता हूं, ओ आर प्लस आर टी, ओ आर वेक्टर प्लस आर टी वेक्टर लिख सकता हूं। अच्छा, अगर ये 2 बातें लिख दी मैंने तो सारा खेल ही खत्म कर दिया भाई। डायग्राम देखो, बिकॉज बड़ा बढ़िया शब्द है। आर टी किसके इक्वल है बताओ, आर टी पैरेललोग्राम अगर मैं देखूं ओ आर टी क्यू, तो आर टी ओ क्यू के बराबर है। अरे वाह, आर टी अगर एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है तो क्या ओ क्यू के बराबर है? पक्का, ठीक है, लिख दिया, ओ क्यू के बराबर आ गया। और अच्छा देखो, और क्या बराबर हो सकता है, टीपी देखो, टीपी, टीपी किसके बराबर है, टीपी बराबर है ओ एस के। वो ओ एस नहीं जो 10-10 5-5 रुपए का आते, कितने रुपए का आता है, 1 रुपए का। हाँ, पार्टी खूब की होगी ओ एस की। अच्छा, टीपी किसके बराबर है, ओ एस के, दिख रहा है। इन सब वैल्यूज को पुट करो तो ओपी क्या आएगा, फाइनली ओपी क्या आएगा। सबसे पहले ओ टी की जगह मैंने पुट किया ओ आर प्लस आर टी, ओ आर प्लस आर टी, और टीपी की जगह पुट किया ओ एस। अब इस आर टी की जगह पुट कर दिया ओ क्यू, तो ओ पी वेक्टर मुझे क्या मिलेगा, ओ आर वेक्टर, ओ एस वेक्टर, नहीं यार आर टी की जगह क्या है ओ क्यू, ओ क्यू वेक्टर, ओ एस वेक्टर। ओ पी इज वॉट, ए वेक्टर, यू कैन सी ओ पी इज ए वेक्टर। ओ आर क्या है, ए वाई, ओ क्यू क्या है, ए एक्स, ओ एस क्या है, ए जेड। तो ए वेक्टर को फाइनली थोड़ा अच्छे से लिख सकता हूं, ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर, ए जेड वेक्टर।
रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन बताओ अभी शुरू में बताइए कि किसी भी वेक्टर की वो स्प्लिट करने की वो प्रोसेस, चाहे 2 में तोड़ो, चाहे 3 में तोड़ो, चाहे 100 में तोड़ो, उनका कंबाइंड इफेक्ट अपने वेक्टर के बराबर होना चाहिए। तो देख लो 3D मैंने तोड़ा, 1 एक्सिस, 2 एक्सिस, 3 एक्सिस, और तीनों का कंबाइंड इफेक्ट हमारा वेक्टर है। मज़ा आ रहा है रेजोल्यूशन पढ़ने में, एक एक चीज़ समझ आ रही होगी। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। इसको अगर आई जे के की फॉर्म में लिखूं तो ए वेक्टर मुझे मिलेगा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। दिख गया? पुराने वाले हिसाब किताब से अगर मैं जाऊं तो मॉडुलस ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो आपको मिलेगा ए इक्वल अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए मिल जाता है। क्लियर? तो बेटा आपने रिजॉल्व कर लिया पूरा 3D वेक्टर आपने रिजॉल्व किया, ए इक्वल ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड आ गया। तो अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके, रेजोल्यूशन पढ़ लिया, 2D में रेजोल्यूशन पढ़ लिया, उसका एग्जांपल पढ़ लिया वर्किंग ऑफ अ मैन, 3D में हमने रेजोल्यूशन पढ़ लिया। अब इसकी जरा डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइंस जल्दी से 1 मिनट में देख लेते हैं बस। तो आप इसको नोट कर चुके होंगे, ध्यान से समझो, इतने में काम कर दूंगा मैं। देखो बेटा, अच्छे से अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो हमारे पास वेक्टर क्या आया है, मुझे 2 चीज़ें देनी है, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। सो वी हैव वेक्टर ए है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ठीक है, इसमें डायरेक्शन रेशियोज जो है आपकी डी आर्स लिखते हैं वैसे, लेकिन चलो मैं पूरी बात लिखे दे रहा हूँ। डायरेक्शन रेशियोज तो आपको मिल जाएंगे सीधी सीधी ए एक्स, ए वाई, ए जेड, ये आपकी सीधी सीधी डायरेक्शन रेशियो मिल जाती है। कॉस एल्फा चाहिए, देखो कॉस एल्फा तो ए एक्स अपॉन ये आएगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस अगर चाहिए मुझे, तो डायरेक्शन कोसाइंस को मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो एल्फा एक्स के साथ है, बीटा वाई के साथ है, गामा जेड के साथ है ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारी होंगी यहाँ पे कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इसको कहते हैं एल, इसको कहते हैं एम, इसको कहते हैं एन। तो कॉस एल्फा क्या आएगा, एक्स कॉम्पोनेंट अपॉन मॉड ऑफ ए, मतलब ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। कॉस बीटा क्या आएगा, ए वाई अपॉन मॉड ए, मतलब ए वाई अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। कॉस गामा क्या आएगा, ए जेड अपॉन मॉड ऑफ ए। क्यों, एल्फा एक्स के साथ एंगल, मतलब इसके लिए एल्फा के लिए बेस एक्स हो गया, बीटा के लिए बेस वाई हो गया, गामा के लिए बेस जेड हो गया। तो ये आ जाएगा ए जेड अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अच्छा, अब देखो साफ साफ देखो, अगर मैं ये कह दूं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना आएगा, स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट हटेंगे, सम करोगे 1 आ जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस का कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना आया, 1। तो ये भी कह सकते हो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आपको 1 मिल जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे, रेजोल्यूशन, 2D 3D और वो एग्जाम्पल। ओके बेटा, थैंक यू।